नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट देख रहे थे और इसमें मैंने आपको 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए थे पूरी तरह से। जो ये प्रीवियस ईयर थे, इन्हों का आधार को बना के जो नए प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं 21 प्रैक्टिस सेट, वो हम देखेंगे दोस्तों। और ये बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। देखिए, एक दिन प्रैक्टिस सेट मतलब 2 दिन से नहीं आ रहा था माइक ख़राब होने की वजह से। आज भी आपके बिना माइक की क्लास बना रहा हूँ क्योंकि कल प्रॉमिस किया था। बाकी आज आउट ऑफ डिलीवरी है, मतलब माइक आज आ जाएगा शाम तक। उसके बाद हम कल से सारी क्लासें हमारी माइक पे होंगी तो बहुत अच्छे से, मतलब एकदम क्लीन होंगी। समझा कि नहीं दोस्तों। तो ये चीज़ है, तो आज से हम देखेंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं पहला प्रैक्टिस सेट। एक दिन मैंने बनाया था लेकिन माइक की वजह से पूरी आवाज़ नहीं आई तो मेरी मेहनत बेकार हो गई थी। तो हम दोबारा देखेंगे दोस्तों, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यकीन मानिए। हम इसमें सारी सब्जेक्ट डिटेल से बताएंगे आपको, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, जीएस जीके तो बताता ही हूँ, प्लस हिंदी भी अच्छे से डिस्कस करता हूँ ना। तो देखते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर दिक्कत आज होगी तो मैनेज कर लीजिएगा। कल से आपको बिल्कुल भी आवाज़ नज़र नहीं आएगी, ठीक। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ प्रैक्टिस सेट 1 से शुरुआत करेंगे। देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का, वो क्या क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट या ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, यहीं पर इंडेक्स लिखा हुआ, ये रिपोर्ट सेम है दोस्तों, ठीक। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती। तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बार बार पढ़े हैं कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जो है ग्लोबल गैप ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए, इसकी रैंकिंग करंट के हिसाब से आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों कि इसकी रैंकिंग क्या है, ठीक। आप देख लीजिएगा। अगला है ग्रीन वॉशिंग शब्द का प्रयोग पहली बार वर्ष 1996 में एक अमेरिकी पर्यावरणविद और शोधकर्ता द्वारा किया गया था। उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था वेस्टर वेल्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जे वेस्टर वेल्ड, ठीक दोस्तों। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए, प्राथमिक ग्रीन हाउस जो गैस है हमारी, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कौन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये याद रखिएगा दोस्तों क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वरना आप जो है इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन दोस्तों पेरिस में किया गया था। और पेरिस पेरिस किस नदी के किनारे है, तो सीन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सीन नदी के। कैसे याद करेंगे, देखिए पेरिस में है एफिल टावर। क्या है, एफिल टावर है दोस्तों। एफिल टावर को हम लोग देखने जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं भारत से देखने। तो देखना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीन। तो सीन नदी हो जाएगा, ठीक। अगर हम बात करें लंदन, तो आपने सुना होगा लंदन टाइम्स, न्यूज़ सुना कि नहीं, लंदन टाइम्स, लंदन टाइम्स। तो हम दोस्तों टाइम्स को क्या पढ़ दे, टेम्स पढ़ दे, टाइम्स को टेम्स पढ़ दे। तो लंदन किस नदी के किनारे है, टेम्स नदी के किनारे। बर्लिन, इसमें शब्द है लीन, बर्लिन यानी लीन। अगर स्त्री जो है भगवान की पूजा में क्या रहती है, लीन। तो स्त्री से क्या हो जाएगा, स्प्री नदी। क्या हो जाएगा, स्प्री नदी। तो ये आपको 3 शहर तो याद ही हो गए, बड़े बड़े जो हैं। समझा कि नहीं दोस्तों, तो याद हो गए होंगे आई होप। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तो दोस्तों देखिए, 711 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम जिसने आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। हम लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखे हैं। कहाँ पे देखे हैं, अंकित भाटी सर की जो बुक मैं करा रहा था तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन आराम से करा था। उसमें मैंने पूरी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करा दी थी। मॉडर्न बची है, किसी दिन एक वीडियो बनाएंगे, उसे कंप्लीट कर देंगे। अब हम अच्छे से काम करेंगे और थोड़ा मेहनत करेंगे, ठीक दोस्तों। देखिए, लिखा है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार दोस्तों आक्रमण किया, तो 17 बार। और इसमें जो फेमस आक्रमण उसका माना जाता है, वो माना जाता है कौन सा आक्रमण दोस्तों, तो जो आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर किए थे, वो आक्रमण इनका सबसे फेमस आक्रमण, ठीक। आगे बढ़े। 1025 था वो डेट। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि या पदवी दी थी। तो किसे दिया था, तो ये दिए थे अबुल हसन को। किसे, अबुल हसन को। अगला दिया है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3% का सदस्य नहीं था। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन जो था वो 3% सदस्य नहीं था। देखिए, पंजाब का विलय कब हुआ, तो 1849 में हुआ। ये चीज़ हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में देखे थे। आपको मैंने सारी संधियाँ भी कराई थी एक लाइन से, और बहुत मतलब उसे मैथड दिया था, आपको ट्रिक भी बताई थी। तो आपकी सारी चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। तो इनमें से कौन सा नहीं था, HM एलियट नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए
जाना जाता है। तो देखिए दयानंद सरस्वती भी थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी थे, राजा राम मोहन राय भी थे, तो तीनों थे। ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा। अगला दिया है लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप बताइए, इसमें से सबसे ज़्यादा लवण के बारे में आपने कहाँ सुना होगा, नमक के बारे में। तो सबसे ज़्यादा गुजरात, कच्छ का रण सुने होंगे कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी यष्टि की बात कर रहा है, ठीक, का संकेंद्रण पाया जाता है, सबसे अधिक संकेंद्रण कहाँ पे है। दोस्तों एक चीज़ बताइए, आपको यूपी स्पेशल में मैंने ये सारा टॉपिक कराया था जनगणना से रिलेटेड, वहाँ भी कराया था, और अगर हम वहाँ नहीं कराए हैं तो ज्योग्राफी में जब मैंने इंडियन ज्योग्राफी आपको कराई तो वो भी कराया था। तो हाँ, मैंने बताया था कि अगर एससी की बात करेगा तो हम यूपी लगा सकते हैं, और जब अगर एसटी की बात करेगा तो हम कहाँ जाएंगे, मध्य प्रदेश चले जाएंगे, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक। अगला दिया गारो खासी किस राज्य की भाषाएं हैं। तो गारो खासी जयंतियाँ जो पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय की हैं, और जनजाति भी कहाँ की है, मेघालय की, तो भाषा कहाँ की होगी, मेघालय की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है। वैसे तो दोस्तों रांची है, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के निकट है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से पूछा है कि इस चारों, देखिए यही मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन के हिसाब से करना होता है, ना कि हमारा पहले से परसेप्शन होता है कि वो चीज़, तो वहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर गलत करते हैं। अब देखिए इस ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उज्जैन। दोस्तों उज्जैन जो है ना कर्क रेखा के सबसे निकट है इन चारों ऑप्शन में से। उज्जैन कहाँ है, उज्जैन है क्षिप्रा नदी के तट पर है, और यहाँ पे क्या लगता है दोस्तों, तो यहाँ पे लगता है कुंभ, महाकुंभ कहाँ लगता है, यहाँ पे कुंभ 4 जगह लगता है। उसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, क्या ट्रिक थी, हनु, क्या थी, हनु। हा से हरिद्वार, आ से इलाहाबाद, उसके बाद ना से नासिक, ऊ से उज्जैन। तो उज्जैन किस नदी, क्षिप्रा, नासिक में गोदावरी, इलाहाबाद में गंगा यमुना, और हरिद्वार में तो गंगा। तो ये याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है। तो सबसे ज़्यादा मैग्नीज कहाँ पैदा होता है, तो ये दोस्तों होता है उड़ीसा में। एक चीज़ आपको मैंने और बताया था कि धारवाड़ जो चट्टान है वो किसके लिए मतलब जो है फेमस है। तो धारवाड़ जो चट्टान है ना, इसमें जो है लौह अयस्क बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं, लौह अयस्क। देखिए लोहा हमेशा धड़ धड़ करता है, तो धारवाड़ यानी धड़ धड़, धारवाड़, ठीक। तो ये थोड़ा मतलब लॉजिक दे रहा हूँ आपको। और धारवाड़ जो युग में कौन सी चट्टानें थी, अवसादी चट्टानें थी। कैसी थी, अवसादी चट्टानें। तो कभी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बताया दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ाए हुए मेरे मिलेंगे, ये मैं जानता हूँ। एल नीनो बनता है तो बताइए कहाँ, प्रशांत महासागर में बनता है। कौन सा तट है, तो पेरू का तट है। और कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाया गया कि नहीं, अभी 2-3 दिन पहले ही कसूर पढ़ाए हैं। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो पर्वतों का सागर दोस्तों किसे कहा जाता है, ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ब्रिटिश कोलंबिया को। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ें। अगला दिया है विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है। मरुभूमि कहे या मरुस्थल कहे, तो हम सहारा मरुभूमि या मरुस्थल लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ें। अब देखिए सहारा मरुस्थल, और अगर हम बात करें तो थार मरुस्थल कहाँ है, तो थार जो है हमारा राजस्थान में पड़ता है, यानी भारत में है। गोबी का मरुस्थल कहाँ है, तो देखिए चाइना में भी पड़ेगा, चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे है, ठीक। लेकिन अगर आपको चाइना मिले तो वहाँ लगा सकते हो चाइना, कोई मतलब जो है ऐसा नहीं कि मंगोलिया नहीं तो नहीं लगाएंगे। ग्रेट सैंडी, ग्रेट गिब्सन, ये सारे मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके कहाँ पे रखा गया, तो 300A में रखा गया दोस्तों। कहाँ रखा गया, 300A में। अगला है निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। देखिए दोस्तों कहने का मतलब है कि इसमें से कौन सा है जो संसद के भाग है। तो देखिए संसद के भाग कौन कौन से हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, 3 ही तो भाग होते हैं संसद के। लेकिन उपराष्ट्रपति आप नहीं सुने होंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला दिया न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है, तो न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ कहाँ है। देखिए अगर यहाँ प्रचलित ना पूछता तो हम लगा सकते थे यूएसए। अगर ये पूछता कि कहाँ से लिया गया है तो हम यूएसए से लगाते, लेकिन प्रचलित, यही ध्यान देना है दोस्तों आपको, क्योंकि ये वर्ड अगर नहीं ध्यान दिए तो गलत कर देते। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों जगह प्रचलित है, भारत और यूएसए दोनों में। अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है। तो 3 आपातकाल होते हैं हमारे यहाँ। कौन सा होता है, 352 में होता है, 356 में होता है और 360 में होता है। अगर हम इसकी बात करें तो वित्तीय आपात है, राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, राज्यों में लगता है, ठीक। और ये कौन सा है, राष्ट्रीय आपात हो जाएगा। अगला चलें। लोग स्पीकर किसे संबोधित
कर अपना त्यागपत्र देता है। याद करिए, जो लोकसभा का स्पीकर है वो संबोधित करता है लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को। कम्युनिटी पोस्ट में जाके देखिए, क्वेश्चन सेम टू सेम पड़ा हुआ है दोस्तों। कम्युनिटी पोस्ट आप लोग जरूर हल करिएगा कि वहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन तमाम मिल जाएंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक दोस्तों, तो ये हो जाएगा। और ये अगर अपना इस्तीफा देंगे तो कैसे देंगे, तो यही है दोस्तों, कौन है, लोकसभा के स्पीकर या उपाध्यक्ष हम कह दें, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते नहीं, तो ये उपाध्यक्ष कह दें या डिप्टी स्पीकर। यही लोकसभा का अध्यक्ष अगर जो है इस्तीफा देगा, उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष स्पीकर को देगा। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते, मज़ा आ रहा है कि नहीं। भारत में 2022 तक कितने संविधान संशोधन का क्रियान्वयन हो गया था, तो देखिए कितने हुए थे, 88 हुए थे दोस्तों। कितने हुए थे, अगर 2022 तक की बात करें तो 88 नहीं हुए थे, 105 थे 2022 तक, सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा 105। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखिए। अगला दिया, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है, तो देखिए निकट दृष्टि दोष, इसमें कितने वर्ड, 3 है। अवतल में कितने हैं, 4 है, अवतल हो जाएगा। अगर हम दूर की बात करें, दूर में कितने हैं, 2 हैं, तो उत्तल में कितने हैं, 3 हैं। यानी याद रखिए, 2 से 3 जाना है, 3 से 4 आना, यानी जो ज़्यादा है उसे हम ज़्यादा चुनेंगे, जो कम है वो कम। नहीं तो एक ट्रिक है, याद कर लीजिए, उड़ान, एक शब्द याद कर लीजिए, सीधी सी बात, काम ही खत्म। उड़ान, उड़ान सबसे ज़्यादा कहाँ सुने होंगे, PW का जो UPSC का बैच आता है उसमें उड़ान नाम आप बहुत सुने होंगे, उड़ान बैच, उड़ान बैच, उड़ान बैच ना। तो देखिए, ऊ से उत्तल, दू से दूर, ए से अवतल, नी से निकट। ठीक, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगला दिया, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वो गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारिजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है, तो एक्वारिजिया जो है किसे मिलाकर बनाया जाता है, यही पूछा है। तो देखिए HCl प्लस HNO3, आप नाम सुने होंगे, क्या होता है, तो देखिए नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है नाइट्रिक अम्ल, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है, साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न होता है दोस्तों कृत्रिम वर्षा, क्या होता है, कृत्रिम वर्षा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, तो देखिए दोस्तों 20 आवश्यक होते हैं, 10 हमारे शरीर में रहते हैं, 10 हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, मतलब बनते हैं 10 हमारे शरीर में, 10 बाहर से लेने पड़ते हैं। अगला है कि वनस्पति वासिका, सॉरी एक सेकंड, देखिए वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर या जीव कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। देखिए, जो वनस्पति कोशिका होती है, पेड़ पौधों की जो कोशिका होती है, अगर बात करें तो वो पौधों में कौन सी कोशिका होती है, तो कोशिका भित्ति रहती है, लेकिन जंतुओं में नहीं रहती या प्राणी में नहीं रहती, तो यही जो है मूल अंतर हो जाएगा, इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, याद रखिए, आगे बढ़ें। अगला दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो चलो करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने यूपी स्पेशल में आपको कराया, आप अगर ये कहेंगे नहीं कराया तो फिर दिक्कत की बात है, कई बार करा, रिपीट हुए हैं, बहुत बार हुए। देखिए, यहाँ लिखा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, हैंडलूम की बात आया है तो बनारस लगाना पड़ेगा हमें। भारत खंडे संगीत संस्थान, कितनी बार बताया, लखनऊ जाना पड़ेगा। निराला आर्ट गैलरी, प्रयागराज जाना पड़ेगा, और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रायबरेली जाना पड़ेगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा दोस्तों, बी हो जाएगा। आपको इतना समझ में आ गया कि नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये देखिए, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है। हमारे यहाँ तो क्या होता है, बीघे में मापते हैं, एक बीघा कहते नहीं, तुम्हारे कितने बीघा ज़मीन है, तो 1 बीघा में क्या होता है, बिस्वा हम देखते हैं, 1 बीघा में कितना है, 20 बिस्वा है, कितना है, 20 बिस्वा होता है। ठीक, आगे बढ़ते, लिखा है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, अगर ये गलत कर दिए तो बहुत बड़ी बात है। ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं दोस्तों, ये नलकूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नलकूप, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमारे यहाँ सिंचित क्षेत्र नलकूप से लगभग 73.2% है। उसके बाद क्या होता है, नहरों से 18% की सिंचाई होती है, कुआं और तालाब से 8.5% सिंचाई होती है, 8.5%, और बाकी अन्य में आ जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो इतना समझ में आया कि नहीं। और लिखा उसके बाद कि विख्यात भारत माता मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो ये बनारस में है, कहाँ है, वाराणसी, बनारस में है। अगला क्वेश्चन दिया, कुछ पूर्वी देशों द्वारा भोजन करने के लिए प्रयोग में आने वाली लकड़ी स्टिक कहलाती है। आप चाइना वाला ज़्यादा देखे होंगे, चाइना में तो वो होती चाप जो है स्टिक होती, क्या होती, चाप स्टिक्स।
यूएसए में डेट्रॉइट के नगर के नाम से विख्यात है। देखिए डेट्रॉइट मोटर गाड़ी के लिए बहुत फेमस है दोस्तों। जैसे डेट्रॉइट, जैसे जापान का डेट्रॉइट क्या है, ओसाका है कि नहीं। तो इस तरह आप अभी देखेंगे आगे हम क्वेश्चन आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। निम्नलिखित करों में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर राजस्व का हिस्सा नहीं है। अप्रत्यक्ष कर राजस्व का हिस्सा नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा, निगम कर दोस्तों। कौन सा, निगम कर। अगला दिया, चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो 1962 में किया था। कब किया था, 1962 में। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी, तो के एम मुंशी ने की थी। किसने की थी, के एम मुंशी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बस आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और दोस्तों तक शेयर करिएगा। देखिए लिखा है कि आचार्य देखिए आचार्य भरत के अनुसार, भरत मुनि होगा दोस्तों, भरत केवल लिखे हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस के कितने भेद हैं। तो देखिए रस के जो भेद उन्होंने बताए हैं, उन्होंने कितने भेद बताए हैं, उन्होंने 8 भेद बताए हैं। किसने, 8 भेद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अप उपसर्ग का अर्थ है। तो देखिए अप मतलब क्या होता है, अप उपसर्ग मतलब होता है बुरा। अप क्या है, बुरा होता है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखिए तत्सम तद्भव मैंने अभी जल्द ही पढ़ाया है और सारे तत्सम तद्भव आपको कंप्लीट करा दिए थे। आप दोस्तों इसमें बताइए तत्सम तद्भव क्या होगा। जैसे नया है, डंक है, धुर है, धर्म है, तो इसमें आपको कौन सा लग रहा है। मैंने बताया था जिसमें ऊपर मात्रा लगेगी वो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ये चीज़ मैंने बताई थी दोस्तों, अगर ध्यान दिया होगा तो। जैसे कतरनी में प्रत्यय कौन सा है, कतरनी, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा इसमें, तो नी प्रत्यय नहीं हो जाएगा, कतरधनी, कतरनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए छा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से मिलकर बना। अब आप बताइए, कह दें कि ये नहीं पढ़ा है तो फिर दिक्कत की बात हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने बताया था कि का आधा का हो जाएगा प्लस, ये मूर्धन्य सा है। कौन सा है, मूर्धन्य सा है। ये मैंने बताया था तालव्य सा है। ये मैंने बताया था दंती सा है। बताया था कि नहीं। अगला दिया, निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। मर्यादित वर्तनी भी आपको कराई गई है। देखिए मर्यादित ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसे दंड पाने योग्य है, तो बिल्कुल गलत है। वह दंड लेने योग्य है, ये भी गलत हो जाएगा। वह दंड देने, ये सब कुछ नहीं लगता है। वह दंड के योग्य है। देखिए दंड में लेने पानी वगैरह, तो भाई दंड है तो दंड जब मिलेगा तो वो अपने आप ही लेगा, दंड पाएगा या लेगा, है ना। तो ये सब वर्ड यूज नहीं होते दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का चयन कीजिए। तो आज्ञावाचक वाक्य जो हमारे इसमें कौन सा हो जाएगा, देखिए कठिन समय प्रत्येक के जीवन में आता है, ये आज्ञा नहीं दे रहा है। ठीक, यदि कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा आगे कर दो, ये आज्ञा दे रहा है, कोई बता रहा है, आज्ञावाचक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है कंटक का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों कंटक का विलोम होता है कुसुम, कंटक कुसुम हो जाएगा। ठीक, अगला दिया, अभी हम कल ही विलोम कंप्लीट किए हैं। आज हमारा टॉपिक दूसरा होगा, पर्यायवाची होगा। हम उसमें पूरा कंप्लीट शाम को पर्यायवाची कर रहे होंगे 7 बजे की वीडियो में, तो आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ लिखा है कि निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थ का भेद का चयन कीजिए। जैसे मौत, मौत मतलब क्या होता है, मृत्यु होता है। और मात मतलब पराजय। कहते नहीं उसने मुझे मात दे दी, इस चीज़ से मुझे मात, मात मतलब क्या होता है, पराजय हो। यहाँ मृत्यु हो, पराजय हो जाएगा। आगे बढ़े, देखते हैं दोस्तों। संज्ञा के भेद होते हैं, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों। देखिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि कौन कौन से भेद होते हैं संज्ञा के। देखिए मैंने बताया था कि एक तो होता है व्यक्तिवाचक, एक होता है जातिवाचक, एक होता है भाववाचक, एक होता है समूहवाचक, एक होता है द्रव्यवाचक ना। तो ये सारी। अगला है श्रेया धन कर में कौन सा संधि होगी। अगर हम बात करें तो इसमें संधि मैंने आपको बताई थी, श्रेयस्कर होगी। अब श्रेयस्कर कौन सी होगी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया है जिस सामासिक पद का पूर्व पद अव्यय हो। तो देखिए अव्यय जिसमें लगा होगा तो अव्यय भाव समास हो जाएगा। जैसे यथा शक्ति, यथाशक्ति, प्रतिदिन, आमरण, ये सारे मैंने बताए हैं आपको। काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उसे रस कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विनिश्चित में उपसर्ग है। तो देखिए वी होगा, सीधी सी बात है, वी धन निश्चित, विनिश्चित ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो कौन सा दोस्तों अशुद्ध है, तो गहरा का उथला होगा, ये अशुद्ध है। ठीक, देखिए होगा नहीं, सॉरी, ये मतलब गलत है। जैसे गहरा का क्या होगा, एक तो छिछला हो जाएगा, ठीक, तो उथला नहीं होगा। लेकिन ये देखिए गधा का गर्धव, मतलब ये तत्सम तद्भव कहा है ना, ये विलोम शब्द लग रहा है। गहरा और उथला क्या लग रहा है, विलोम शब्द लग रहा है। और ये जो है गधा का गर्धव हो जाए तत्सम होगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक,
और उसके बाद पाँव, फिर जौ यौ, ये सब हो जाएगा। अगला, कृदंत प्रत्यय निम्न शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो किन शब्दों के साथ? क्रिया के साथ जुड़ते हैं। अगला है ढा और डा को, देखिए ये उच्छिप्त व्यंजन है जो नीचे लगा हुआ है चिन्ह, ठीक। कौन सा वर्ण कहा जाता है? तो इन्हें विकसित वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकसित वर्ण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कोई एक युग्म विपरीतार्थक उसे चुनिए, जैसे अमृत, पानी, गरल, सुधा, खाली, भारी, स्वच्छ या साफ हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा युग्म जो है विपरीतार्थक है, यानी विपरीत है। एक सप्ताह से समझिए कि कौन सा ऐसा है जो विलोम शब्द है। जैसे गरल, सुधा होता है, ये जो है क्या? विपरीत है दोस्तों। क्या है? विपरीत है। अगला है, निम्नलिखित शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। जैसे सवर्ग का सवर्ण, संवार का विगार, षष्ठी का षष्ठी, उसके बाद सूर का सूर। देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा, तो संवार का विगार ये वाला जो है गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो है गलत हो जाएगा, ठीक। संवार का सजाना होता है, तो थोड़ा मतलब ध्यान दीजिए। देखिए अगला है उत श्रृंखला। उत श्रृंखला, तो यहाँ देखिए छा लगना चाहिए उत श्रृंखला में। तो देखिए कहाँ पे छा है, मतलब ये ता चा हो जाएगा, आधा ता जो है ये चा में परिवर्तित हो जाए, उच्च श्रृंखला होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ एक मात्रा और हो गई, श्रृंखला, ठीक। ये सब आप लोग कर भी चुके हैं और लोग जानते भी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है स्वर्गगत में समास है, तो स्वर्गगति यानी स्वर्ग को प्राप्त करेगा, स्वर्गगत यही तो होगा। तो स्वर्ग कर्म को यानी कर्म प्रत्यय, कर्म प्रत्यय ने तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है अर्थगत सौंदर्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले साधन को कौन सा अलंकार कहते हैं दोस्तों? तो ये हमारा अलंकार कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अर्थालंकार। अर्थ लिखा ही है, अर्थगत सौंदर्य। अगला है बिगदाही से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के अलंकार नहीं थे, तो कौन सा हो जाएगा? संदेह हो जाएगा। अगला कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है मंदार। क्या है? मंदार हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके और पर्यायवाची, तो सुर तरु हो जाएगा, हरिचंद हो जाएगा, हरि चंदन हो जाएगा, पारिजात हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पारिजात हो जाएगा। अगर हम बात करें देववृक्ष हो जाएगा इसका। अगला है दिल कपा देना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यानी दिल कपा देना, तो डरा देना, दिल कपा देना यानी डरा देना। अगला इच्छा पूरी करना। देखिए मुहावरे तो आप लोग एक बार अगर रिवीजन करेंगे तो आपके आराम से हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें इच्छा पूरी करने का मतलब क्या होगा? यानी अरमान निकालना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी दिखावटी वाला सामान होना चाहिए, दिखावटी वस्तु गुणवत्ता कम होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक तो चोरी दूसरी सीना जोरी, लोकोक्ति का सही क्या होगा? इसका होगा अपराधी होकर उल्टा अकड़ दिखाना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला, किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो देखिए अगर हम बात करें, पर्यायवाची नहीं पूछा है ना, तो हमें कौन सा बताना है, इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए ये वाला चमू, पलटन, शयन, हंस, ये जो है नहीं लग रहा कहीं से। बाकी हमें भोर, प्रातः, प्रभात, उषा लग रहा है। आभा, छवि, प्रभा, कांति, पादप, अगम, बिटप, गाछ, ये सब लग रहे हैं, लेकिन ये वाला नहीं है। आगे बढ़ें, अब देखते हैं दोस्तों। देखिए हम क्वेश्चन नंबर पहुँच गए हैं 69। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें कोई ऐसा नहीं। देखिए अविधन योग होता है, तो इसमें उपसर्ग लगा है। विधन आयाम होता है, व्यायाम हो जाएगा। अपधन मान अपमान हो जाए, तो ये वाला इनमें से कोई नहीं। अगला, चिरायु शब्द में उपसर्ग कौन है? तो चिर उपसर्ग है। क्या है? चिर धन आयु चिरायु होता है। अब देखिए 71 से 75 तक हमें क्या है? गद्यांश है हमारा। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट गद्यांश है। प्राचीन भारत में शिक्षक को पिता से अधिक महान बताया गया है। समाज में उसका स्थान सर्वोच्च था। श्वेतरोप उपनिषद में गुरु को ईश्वर के पद पर रखकर उसे परम श्रद्धा इस पद बताया गया है। शिक्षक अपने ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर भगाता था और समाज को एक नई शिक्षा देता था। आप स्तंभ धर्म सूत्र में इसलिए कहा गया है, थोड़ी देखिए, आप स्तंभ धर्मसूत्र में इसलिए कहा गया है कि शिष्य को अपने गुरु को भगवान की भांति मानना चाहिए। गुरु के प्रति श्रद्धा की भावना का प्रमाण एकलव्य की कथा से मिलता है। अगला है, गुरु की सेवा से शिष्य को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। मत्स्य पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि मनुष्य तपस्या, ब्रह्मचर्य, अग्नि और गुरु की शुश्रूषा से स्वर्ग को प्राप्त करता है। अतः आचार्य एवं माता पिता आदि का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आचार्य ब्रह्मा का, पिता प्रजापति का और माता पृथ्वी का स्वरूप हैं।
एक अन्य स्थान में कहा गया है कि आचार्य की यत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ आचार्य की पूजा नहीं होती वहाँ सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। शिक्षक उच्च चरित्र वाला, अपने विषय में पारंगत, वाक चतुर, तार्किक, रोचक कथाओं का ज्ञाता एवं सदाचारी होता है। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि शिक्षक को विनयी, विनम्र, निष्पक्ष, नैतिक, ब्रह्मचारी, शांतचित्त, प्रखर बुद्धि वाला तथा व्याख्या करने में कुशल होना चाहिए। शिक्षक के लिए आचार्य, उपाध्याय, गुरु, अध्यापक आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। वैसे तो यह समानार्थक प्रतीत होते हैं, परंतु उनमें भिन्नता है। आचार्य उपनयन के पश्चात अपने शिष्यों को आचार्य की भी शिक्षा देता है। याज्ञवल्क्य उपनयन के पश्चात वेद पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? आचार्य कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शायद मिल जाए। मनु के अनुसार जो ब्राह्मण शिष्य का यज्ञोपवीत करके उपनिषद सहित सब वेद की शाखा को पढ़ाता है उसे आचार्य कहा जाता है। अपने शिष्यों, देखिए बड़ा है थोड़ा, अपने शिष्यों से जो धन आदि लेकर परिवार का पालन पोषण करता था उसे उपाध्याय की संज्ञा से संबोधित किया गया है। मनु ने उपाध्याय की परिभाषा बताते हुए कहा है, जो वेद के एक देश अर्थात मंत्र एवं ब्राह्मण भाग को वेद के अंग, व्याकरण आदि को जीविका के लिए पढ़ाता है वह उपाध्याय कहा जाता है। जो गर्भाधान आदि संस्कारों को विधिपूर्वक करता है और अन्नादि के द्वारा अपने परिवार को बढ़ाता है उसे पालन करता है, अर्थात पालन करता है, वह ब्राह्मण क्या कहलाता है? गुरु कहा जाता है। वर्ण किया हुआ जो ब्राह्मण अग्न्याध्येय, पाकयज्ञ और अग्निष्टोम आदि यज्ञों को जिसकी ओर से करता था वह उसका ऋत्विक कहलाता था। तो ये इतना बड़ा गद्यांश था दोस्तों। हम इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन करेंगे, फिर हम मैथ की ओर बढ़ेंगे। देखिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन असत्य? जैसे यज्ञोपवीत धारण कर सभी वेद व उपनिषदों की शिक्षा देना आचार्य कहलाता, बिल्कुल सही। वेद के अंग, व्याकरण आदि पढ़ाने वाला उपाध्याय, बिल्कुल सही। उपनयन आदि संस्कारों को संपन्न करने वाला ब्राह्मण गुरु कहलाता था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा उपनयन के पश्चात वेद की शिक्षा देने वाला आचार्य होता था, तो ब्राह्मण नहीं होगा। ठीक, अगला है कि प्रस्तुत गद्यांश में निम्नलिखित में से किस ऋषि का उल्लेख नहीं है? इसमें से यानी किसका जो है उल्लेख नहीं किया गया है, हमें ये बताना है। तो विश्वामित्र का नहीं किया गया, हम लोग पूरे गद्यांश पढ़े, नहीं मिला कहीं। प्रस्तुत गद्यांश में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का उल्लेख नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसका उल्लेख नहीं है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति का उल्लेख नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये इसका उल्लेख है, इसका है, इसका है। महाभारत का आपको उल्लेख, महाभारत का भी तो शायद मिल रहा है। देखिए हाँ, याज्ञवल्क्य का मिलेगा, लेकिन स्मृति जो है नहीं है। तो ये देख लीजिएगा, मत्स्य पुराण, महाभारत ये मिल रहा है। इसका उल्लेख जो है ग्रंथ इस याज्ञवल्क्य स्मृति जो है, स्मृति वहाँ कहीं आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि जो है नहीं तो फिर क्वेश्चन मतलब ये बहुत पास में दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। इसमें आंसर तो बी ही दिया हुआ है, बाकी हम लोग अभी देख लेंगे कि क्या होगा इसका। ठीक, तो याज्ञवल्क्य स्मृति जो है इसमें नहीं दिया हुआ है। मैं 1 मिनट चेक कर लूँ तो आपको बताऊँ, क्योंकि ताकि गलत ना हो दोस्तों। देखिए अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें किसके बारे में दिया है? याज्ञवल्क्य उपनयन दिया हुआ है, स्मृति नहीं दिया दोस्तों। क्या दिया है? उपनयन दिया है, स्मृति नहीं दिया है। ठीक, यहाँ क्या दिया है? उपनयन दिया है। देखिए याज्ञवल्क्य तो है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ स्मृति नहीं दिया हुआ। समझ में कि नहीं दोस्तों? आगे बढ़ें। अगला दिया भारत। देखिए बहुत क्लोज है दोस्तों, समझ के चलिए, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज बैठे रहेंगे। देखिए यहाँ क्या है? प्राचीन भारत में शिक्षक को किसके समतुल्य समझा जाता था? तो प्राचीन भारत में अगर हम बात करें तो शिक्षक को किसके समतुल्य समझा जाता था? ईश्वर के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस ग्रंथ में यह कहा गया है कि गुरु की सेवा से स्वर्ग की प्राप्ति होती है? तो गुरु की सेवा से जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है मत्स्य पुराण में। तो यहाँ पे हम आधा हमारा कंप्लीट हुआ है, अब आधा बचा है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक, देखिए पहला ही क्वेश्चन लिखा है, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घटकर कितना हो गया? 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। तो मतलब बताना है कि कितने रुपए की कमी आई, प्रतिशत में बताना है। ठीक, तो देखिए हम ऊपर पहले क्वेश्चन पे चलते, पूरा पढ़ लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए क्या पूछ रहा है। देखिए हो गया है, मतलब 14 रुपये हो गया 16 से, मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो सीधी सी बात है दोस्तों, पहले 16 था, अब कितना हो गया? 14 हो गया। तो घटा कितना? 2 रुपये। किस पे घटेगा? तो सीधी सी बात 16 पे घटेगा, और गुणे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये हम काटेंगे तो ये 8 आ जाएगा, और जब हम इसे काटेंगे तो 12.5% आ जाएगा। ठीक,
अगला, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई 5:4 के अनुपात में है। दोस्तों मैं चाहूँ तो इस PDF को क्या करूँ, हाथ से टाइप कर लूँ पूरी, भले ही 1 घंटे लगेंगे, लेकिन टाइप करके आपके सामने मैं पूरी PDF ऐसे रख दूँ सेम टू सेम, तो दोस्तों आप जान ही ना पाएंगे कि ये बुक का कंटेंट है कि कहाँ का है। और यही सब लोग कर रहे हैं मैक्सिमम, मैंने देखा है कई यूट्यूब को यही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं छुपा नहीं रहा हूँ, आपसे डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। देखिए आपके सामने है, मेरे पास टाइम इतना नहीं है दोस्तों कि मैं जो है PDF करूँ, क्योंकि लिखने में मुझे भी बहुत टाइम लगे। मोबाइल से लिखेंगे, लैपटॉप से लिखेंगे नहीं, क्योंकि लैपटॉप से इंग्लिश तो स्पीड है लेकिन हिंदी की स्पीड नहीं है, तो स्पीड धीरे धीरे आ जाएगी, समझ में कि नहीं। तो ये चीज़ है, इसीलिए दिक्कत होती है। बाकी कोई मतलब वो नहीं कि ऐसा नहीं कि ये चीज़ नहीं लिख सकते, हम भी एक PDF के फॉर्म में कर दें तो आपको लगेगा कि ये मतलब क्वेश्चन उठाए गए अलग से, जबकि सही तो ये है कि बुक से ही क्वेश्चन है। ठीक, अब हम क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। आपको इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, बुक का है कि कहाँ से आपको क्वेश्चन करना चाहिए, आपके लेवल के क्वेश्चन मिल रहे हैं ये कि नहीं, ये देखना चाहिए। ये बुक जो मैंने खरीदी थी तो बहुत सोच समझ के लिया था दोस्तों, प्राइस भी महंगा था इसका अन्य किताबों की अपेक्षा। देखिए अगर हम बात करें, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 5:4 का अनुपात है। अगर कमरे की लंबाई कितनी है, 15 मीटर है, तो कमरे का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल हमें पता है लंबाई गुणे चौड़ाई होगी। देखिए लंबाई कितनी दी है, 15 मीटर, लेकिन रेशियो कितना है 5 का, तो 5 3 15, 3 आया। अब हम 3 का गुणा इसमें करेंगे, चौड़ाई में कर दें तो 12 आ जाएगा, 3 चौक 12। तो देखिए 15 पहले से लंबाई दिया, 12 निकल आई है, तो 15 और 12 को गुणा करेंगे तो 180 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अगला है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF 16 है, गुणनखंड कितना है 6400 है, तो उनका लघुत्तम। तो हमने पढ़ा था कि HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या होता है, संख्या 1 और संख्या 2 का गुणनफल होता है। तो देखिए दोनों का 64 तो दिया हुआ है, तो हमें ये जो है कुछ करना नहीं, इसमें LCM निकालना है, HCF 16 दिया है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसे जो है इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो यहीं काट देते हैं, तो 16 चौको 64 यानी कितना हो जाएगा 400, तो LCM कितना आ जाएगा 400 हो जाएगा। समझ में आया ना। आगे बढ़ते, लिखा है कि A ने एक वस्तु कितने रुपए में खरीदी, 50 रुपये में, B को 20 रुपये लाभ पर बेच दिया। B ने उसी वस्तु को 25% लाभ पर बेच दिया C को। C ने 40% लाभ पर D को बेच दिया, तो उस वस्तु को D को मतलब दिया गया, तो कितने में दिया गया 105 पे। क्या करें, कैसे करेंगे, देखिए A मतलब एक वस्तु खरीदता A, देखिए सॉरी D को मिला तो D यहाँ लिख दीजिए, D को मतलब दिया गया। उसके बाद देखिए A 50 रुपये में खरीदता है, 50 हो गया, कितने % लाभ पर बेचता है B को, जो है 20, तो 120 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये कितना A को मिल गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसी में B जो है वही वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, तो 125 हो जाएगा, तो ये 125 इसी में गुणा कर दो, तो ये B का हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा कि नहीं। C 40% लाभ पर बेचता है, तो 140 में इसी में ही गुणा कर दो, तो ये टोटल हो जाएगा दोस्तों C का। ये टोटल में क्या आ जाएंगे, C आ जाएगा। अब C D को देगा तो इतने ही रुपए में देगा, तो कर लेंगे। देखिए 50 दूना 100 हो जाएगा, ये हम कटेंगे तो 60 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 15 चौके 60। ठीक, अगर हम बात करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, मतलब हम टोटल काटे पीटेंगे तो 105 आ जाएगा। अगला दिया, धातु की दो गोलाकार गेंद A और B इस प्रकार हैं कि A का व्यास B के व्यास के 2 गुना है। A और B के आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए अगर हम ऐसे थोड़ा मतलब तुक्का लगाना चाहें या ट्रिक मारना चाहें, देखिए यहाँ दिया है व्यास की बात करा, A का व्यास B के व्यास का 2 गुना है, तो मान लीजिए कि B का व्यास कितना है, एक मतलब 1 है, B का 2 है और इसका 1 है। और आयतन का जो फार्मूला होता है, देखिए आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है, गोलाकार आयतन का क्षेत्रफल वो पाई 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, तो हम मान लें ये R1 का क्यूब हो जाएगा, सॉरी R1 का क्यूब हो जाएगा यहाँ मान लें, और ये हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब। ठीक, यानी वही R2 यानी A और B दोनों मान लें हम, ये मान लें ये मान लें B। अब देखिए यहाँ व्यास दिया, लेकिन हम त्रिज्या बनाना चाहें तो व्यास की आधी होती है कि नहीं दोस्तों। तो जब हम त्रिज्या बनाना चाहेंगे व्यास की आधी होगी, तो यहाँ हम R का मान रख देंगे, वहाँ पे जो है क्या करेंगे, R का हम मान यहाँ पे आराम से रख देंगे। R का मान रखने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखिए ये सब तो कट जाएगा हमारा, ये भी कट जाएगा, कटेगा नहीं, तो यहाँ बचेगा R1 का क्यूब और R2 का क्यूब बचेगा कि नहीं दोस्तों। और देखिए A और B है, इसका क्षेत्रफल जो है क्या है, A का व्यास B के व्यास का 2 गुना है, तो यानी अगर इसका व्यास D इतना है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों, 1 आ जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं, त्रिज्या हो जाएगी ना। तो अब देखिए बस यही चीज़ यहाँ पे मान रखेंगे, जब आप मान रखेंगे ऊपर नीचे तो 2 ऊपर चला जाएगा, देखिए 1 का क्यूब हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 1/8 का क्यूब हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये सॉरी 2 का क्यूब है, तो ये 8 ऊपर चला जाएगा,
तो 8 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है एक्स कारीगर यम मिनट में एक्स वस्तुएं बनाता है, यानी ये मिनट में कितना वस्तुएं बनाएगा, एक्स वस्तुएं बनाता है। ठीक, आधे घंटे में वह कितनी वस्तुएं, यानी 30 मिनट की बात कर रहा है। तो सीधी सी बात है, यक्स मतलब यक्स वस्तुएं इतने में बनाता है, तो 30 को इधर से 30 का गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन के हिसाब से चले जाएँ तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, लग भी रहा है और सही भी हो जाएगा हमारा। ठीक, तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। अगला क्वेश्चन दिया 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर 7 शेष बचे। तो देखिए आप काम करिए, तो एक काम ये करते बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या, तो ये करिए दीजिए, उसको सबको डिवाइड करिए, तो देखिए किस में बच रहा है। तो छोड़िए ये सब नौटंकी हम छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ 18 से पहले सभी संख्याओं को भाग दे देते हैं, 4 की चारों संख्याओं को भाग दे देंगे, तो देखेंगे कि 7 शेषफल बचेगा हमारा किस संख्या में, इसमें 7 शेषफल आएगा। करके देखेंगे आप, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक, सॉरी इसमें नहीं, इसमें जो नहीं आएगा 7 शेषफल आएगा 18 को, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर इसमें जब हम भाग दे देंगे 18 पंचे 90 हो जाएगा, बचा यहाँ 60 6 बचा तो 62 हो जाएगा। 18 चौक 72 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 18 तियाँ कितना हो जाएगा, 18 14 18 तियाँ 54 हो जाएगा, 54 तो बचा कितना 8, यानी 81 हो जाएगा। 18 चौक 72, तो 72 के बाद जो है कितना बचेगा, तो इसमें 9 शेष बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 1 सेकेंड, ये भी नहीं होगा ना, ये भी होगा, दोनों दोस्तों इसमें नहीं हो जाएंगे। देखिए क्योंकि इसमें बचेगा ही नहीं, इसमें 9 शेष बचेगा। ठीक, अब देखिए इसमें हम ट्राई करते हैं बी वाले में, तो 8 से बी वाले में ट्राई करते हैं। देखिए 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, तो बचा 58 यहाँ हो जाएगा, बचा ना 58 हो जाएगा। अब देखिए 18 3 54 हो जाएगा, बचा 4, तो ये 43, 18 दूना 36 यानी 7। तो देखिए 18 से भाग दिए 7 बचा। हम जब 21 से भाग देंगे तब भी 7 ही बचेगा, 24 से भाग देंगे तब भी 7 ही बचेगा, तो संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, बी। तो हमेशा एग्जाम में दोस्तों ये सब नौटंकी करने से अच्छा है, देखिए आप इसका एलसीएम लेंगे, ये फिर बड़ी संख्या से भाग देंगे, फिर देखेंगे तो शेषफल आए, तो इतना कुछ करने से अच्छा है एक बार हम इसी ट्राई ही कर दे। देखिए मोटा मोटा करेंगे तो ऐसे ही हमें पता चल जाएगा, जब 8 से 18 से नहीं कट रहा तो ये सब हटा देंगे, तो हम इस पर ट्राई करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें। अगला, उस बेलन की ऊंचाई क्या है, यानी हमें यश ज्ञात करनी है जिसके आयतन व त्रिज्या वही है जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक की है। देखिए मतलब कह रहा आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। कह रहा बेलन का आयतन और त्रिज्या वही है जो किसका है, जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक का है। तो गोले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं। लेकिन हमें पे क्या पता है, हमें यहाँ ये देखना है कि अगर हम बात करें तो हमें इसकी त्रिज्या दी है, गोले की दी है कि नहीं, लेकिन इसकी क्या त्रिज्या दी है, नहीं दी है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, त्रिज्या दी हुई है आर, तो हम क्या करेंगे, मतलब क्यूब से आर स्क्वायर हटा देंगे, आर स्क्वायर से ये हटा देंगे, काम खत्म हो गया। अब एक आर बचा। अगर हम बात करें पाई से पाई हटा देंगे तो बचा क्या, यहाँ एच बचेगा इस साइड, और इधर बचे 4/3 और आर बचेगा। लेकिन यहाँ व्यास दिया है 12, तो हम यहाँ लिखेंगे 6, तो 3 चौक 12, तो 4 चौक 16, यहाँ होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ 6 होगा ना दोस्तों, ये त्रिज्या है तो 6 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 और 2 चौको 8, तो 8 आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों। देखिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको सारी चीज़ें मैं समझाते हुए चल रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। देखिए यहाँ लिखा 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाले प्लेटफार्म को पार करती है। तो आप बताइए 360 मीटर की लंबाई की लंबी रेलगाड़ी है, तो प्लेटफार्म भी तो उतना है, प्लेटफार्म को पार करती समान लंबाई वाले, तो 360 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 36 दूना 72 720 हो जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, तो हमें देखिए ज्ञात करना है रेलगाड़ी की गति ज्ञात करनी है ना। तो हमें पता है कि अगर हम चाल ज्ञात करना है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बटे समय। देखिए समय है 36 सेकंड, हम दूरी ज्ञात ही कर लिए हैं 36 सेकंड। ये क्या है, मीटर पर सेकंड में है, किस में है, मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें बताना किस में है, सारे आंसर देना किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमें पता है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा में भाग देना है तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 720/36 हो जाएगा, गुणे 18/5 हो जाएगा, होगा। अब हम देखेंगे 18 दूना 36 हो जाएगा, ये हम काटेंगे तो 36 दूना 72 हो जाएगा। हम 5 से काटेंगे, अब 5 सते 35, 5 दूनी 10, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ना वो। अगला है कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रैक के किनारे खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। तो देखिए व्यक्ति की कोई लंबाई ही नहीं दोस्तों, छोटा सा तो व्यक्ति है,
तो हम ये टोटल कितना मानेंगे, तो 700 जो है 250 ही मान लेंगे। 15 सेकंड यहाँ मान लेंगे। गति देना है किलोमीटर प्रति घंटा, 18/5 कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 50 मतलब 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा 36, 18 और 3 25 15, तो ये हो जाएगा हमारा 10, तो यानी हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो टेंशन नहीं लेना। आपके दोनों क्वेश्चन हो गए और ये वाले क्वेश्चन तो आपके गलत नहीं होंगे, आई होप। देखिए लिखा 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है, तो 6 संख्याओं का योग निकालें। देखिए पहली संख्या विषम अगर x होगी तो दूसरी क्या होगी, x+2 होगी। तीसरी क्या होगी, x+4 होगी, सॉरी हाँ ठीक है 4 होगी भाई, 4 होगी ना। उसके बाद क्या होगी, 6 हो जाएगी, x+6 हो जाएगी, x+8 हो जाएगी, x+ जो है कितना आ जाएगा 10, तो कितनी हुई 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही तो पूछा है। अब कह रहा है कि 6 इनकी सभी संख्या बड़ी संख्याओं के योग के दुगने, यानी जो हमारी बड़ी संख्या है, मतलब कह रहा है ये जो सभी संख्याओं का योग है, मतलब 6 विषम, इन सब का योग करेंगे तो कितना योग आएगा दोस्तों। देखिए मोटा मोटा अगर हम देखें 2 4 6 6 12 12 8 20 10 30 और 6 यक्ष, यानी ये आएगा 6 यक्ष + 30 आ जाएगा, मतलब 6 संख्याओं का योग। कह रहा बड़ी संख्या के दुगने, तो बड़ी संख्या x+10 थी नहीं, से 38 अधिक है, यानी आधी कितनी है 38 अधिक है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन दोस्तों सॉल्व करेंगे। अब बताइए इस तरह का अगर इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पाएँ तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात। तो यहाँ x बराबर आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा x बराबर 7 आएगा। एक देखिए 36 इधर चला तो 8 बचेगा नहीं यहाँ, और 2x हो जाएगा तो ये इधर आएगा तो 4x हो जाएगा, और यहाँ कितना 20 बचेगा, तो हम 20 28 जोड़ेंगे तो x बराबर 7 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। जैसे ही x बराबर 7 आएगा, फिर पूछा 6 संख्याओं का योग निकालें, तो हम सब में मान रख देंगे। पहली 7 होगी, दूसरी 9 होगी, 11 13 15 17, फिर सारा करेंगे तो 72 आ जाएगा। अब कर लीजिएगा दोस्तों, अब इससे मतलब इससे ज़्यादा क्या ही बताएं, आप लोग जानते भी हैं। लिखा है अब से 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष पहले की अपनी आयु की दुगनी उम्र की होगी, उसकी आयु का मतलब उसकी वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए अगर हम मान लें सीता की वर्तमान आयु यक्ष है, कितनी है यक्ष है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब से 8 वर्ष बाद, यानी x+8 हो जाएगी, आज से जुड़ेगी ना 8 से, तो x+8 हो जाएगी, होगी कि नहीं दोस्तों बताइए। फिर हम इक्वल टू लगाएं। उसके बाद कह रहा सीता 6 वर्ष पहले की, यानी जो सीता है उसके 6 वर्ष पहले की, यानी x-6 आयु के दुगने उम्र की होगी, यानी 2। आप समझ में आएगी इक्वेशन, समझ में आई कि नहीं ये बताइए आप, बस काम खत्म। बताइए समझ में आया कि नहीं इक्वेशन। देखिए वर्तमान आयु हम x मान लिए, कह रहा है अब से यानी आज से 8 वर्ष बाद, तो यानी x+8 हो जाएगा। फिर उसके इक्वल टू लगाए हम। उसके बाद लिखा सीता 6 वर्ष पहले, यानी x-6 की अपनी आयु की दुगनी उम्र की होगी, यानी इसके ये समय क्या होगी, इस आयु की होगी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो हम ये पूरा देखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम पहले ये तो निकालें कि 1 से 50 तक संख्याओं का योग कितना होगा। योग जैसे हो जाएगा 50 से भाग देंगे, ये औसत निकल आएगा। मानते हो कि नहीं। औसत कैसे निकला, संख्याओं का योग बटे कितनी संख्या है सबका भाग दे देते हैं। तो देखिए हम पहले क्या करें, 1 से 50 तक तो निकालने के लिए क्या होगा 50 51 भाई, ये होता है दोस्तों एक फार्मूला होता है n+1/2 होता है। तो देखिए 50 × 51/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 25 1 25 25 3 75, और ये पूरा कितना हो जाएगा 25 5 125, यानी ये 127 हो जाएगा, ये 25 127 आ जाएगा। ठीक कर लीजिएगा आप लोग। अब कह रहा है संख्याओं को योग, यानी संख्या कितनी 50 है तो हम भाग दे देंगे, तो ये हमारा निकल आएगा 25.5 आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो। दोस्तों अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं मैंने सारे आपको अच्छे से समझाए हैं। देखिए यहाँ लिखा ए बी की औसत आयु कितनी 25, तो अगर हम इनका योग निकाल दें तो 25 3 75 योग आ जाएगा कि नहीं दोस्तों बताइए। बी सी की औसत है 28, तो योग कितना होगा इसका 56 हो जाएगा। 28 दूना क्या होता है, हाँ ठीक, 8 दूनी 16 56 हो जाएगा, होगा कि नहीं दोस्तों, तो 56 हो जाएगा। अब सी की बताना तो 56 घटा दीजिए इसे। मतलब इतना हलवा क्वेश्चन आप देखें कभी, देखे हो तो बताएं। 19 आ जाएगा घटाएंगे जैसे। अगला दिया है सीमा ने सेविंग बैंक के खाते में 5000 जमा की, साधारण ब्याज दर 4% प्रति वर्ष है, तो 2.5 साल वर्ष या 2.5 साल बाद कितना मिश्रधन उसे मिलेगा। तो देखिए सीधी सी बात, सीमा द्वारा प्राप्त किया गया मिश्रधन क्या होगा, तो मूलधन प्लस जो है साधारण ब्याज। ठीक,
तो मूलधन और प्लस साधारण ब्याज होगा। अब हम देखते हैं मिश्र धन मतलब साधारण ब्याज का फार्मूला पहले लगाएं। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी हो जाएगा, 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो देखिए 50 हो जाएगा, P इक्वल टू 50 हो जाएगा, सॉरी 5000 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आर कितनी 4% है, अगर हम समय की बात करें 2.5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। बच्चे हम कितना कर देंगे 100 कर देंगे, ये कट जाएगा तो आएगा हमारा कितना, तो 500 आ जाएगा। मतलब अगर हम साधारण ब्याज की बात करें तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन क्या करेंगे, इसी 5000 में 500 जोड़ देंगे तो मिश्र धन हमें पता हो जाएगा, तो 5500 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका कोई तरीका दूसरा अगर होगा, जो भाई मेरे पढ़ते हैं मैथ, तो वो कर लीजिएगा, ठीक। आप दूसरे तरीके से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला है 2500 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज हर 6 माह में जुड़ता है। तो देखिए दोस्तों ये आप मतलब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसका होगा 309 होगा। अगर मैं बताऊं कि कैसे होगा, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, P आप सुने होंगे P प्लस 1 प्लस आर बाई, यानी मूलधन प्लस आर इक्वल टू 100, और यहाँ पे समय हो जाएगा हमारा, यानी जो T होगा, और माइनस हम कर देंगे तो मूलधन इसमें कर देंगे, क्या कर देंगे, मूलधन माइनस कर देंगे, ठीक। तो मूलधन कितना दिया है 2500 दिया है, तो देखिए यहाँ 2500 हो जाएगा, कितना होगा 2500, फिर 1 प्लस आर कितना दिया है 6 माह। अब बताइए दोस्तों अगर हम बात करें, सॉरी देखिए यहाँ 12 वर्ष वार्षिक दर दी है, तो 1 वर्ष में 12% है, तो 6 माह कितनी आधी हो जाएगी, यानी 6 हो जाएगी, तो 100 हो जाएगा ना। और ये कितनी बार दिया है, तो समय कितना दिया है 1 वर्ष, यानी एक ही बार होगा, होगा कि नहीं। लेकिन 1 वर्ष है तो 6 माह 2 बार हो जाएगा ना, 2 बार हो जाएगा। तो समय देखिए इस तरह हो जाएगा, इस तरह अगर हम बताएं 2500 गुणे 1/6 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा, 1/6 गुणे 100, ये हमारा पूरा इक्वेशन बनेगा। माइनस 2500 घटा के फिर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 309। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं। देखिए कभी भी आप अपना तरीका नहीं सॉल्व कर, अगर आपको एक तरीका पता है किसी भी टीचर से सीखे हों तो वो तरीका जीवन भर फॉलो करिए। दूसरा कोई कितना भी सरल बताए, कोई कितना भी अच्छा बताए, कभी नहीं फॉलो करना है, वरना आप कन्फ्यूजन में रहेंगे हमेशा। अच्छे के चक्कर में आपका अगर एक तरीका है उससे क्वेश्चन आपके हमेशा लग जा रहे हैं, तो दूसरा तरीका फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ तब ज़रूरत है जब आपका बहुत बड़ा बड़ा लग रहा हो, एक क्वेश्चन आप बहुत बड़े बड़े बना रहे हो और शॉर्ट में चाहिए आपको, तब फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए यहाँ लिखा 75 का x% बराबर 9 है, तो x का मान, तो इस तरह के क्वेश्चन हम मैं सोचता हूँ कि आपको तो बहुत अच्छे से आते हैं। यहाँ लिखेंगे 75 गुणे x/100 बराबर 9, 9 72, कोई काट दो, ये कितना हो जाए 9 सॉरी 75 है यार, 72 नहीं, देखिए यहाँ 9 हो जाएगा, ये 25 पंचे 25 दिया 25 चौके 25 दिया 75, 25 चौके 100, ठीक, 3 3 का 9, 3 चौक 12। अगला दिया एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी अगर उसकी वस्तु 100 रुपये की है तो वो अंकित कितना करेगा 120 करेगा, कितने करेगा 120, 100 की वस्तु 120 मान लो अंकित करता है, ठीक। उसके बाद कह रहा है वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी जो उसका अंकित मूल्य है उस पर वो कितने % की छूट देता है, 10% की छूट देता है, ठीक। कितने, अगर मान लो इस पर 10% की छूट देगा अंकित मूल्य पर, तो कितना छूट देगा 12 रुपये, और तो बेचेगा कितना 108 रुपये पर बेचेगा कि नहीं। तो कह रहा है उसका लाभ क्या है, तो 100 रुपये की चीज़ है 108 की बेच रहा, तो 8% लाभ हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ें, अगर 70 व्यक्ति 90 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। मतलब क्वेश्चन देख रहे हो किस तरह है विनोद सॉरी दोस्तों यार वो विनोद वाला है। देखिए ये कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, क्या करना है, तो बराबर करना है 40 गुणे 12 गुणे x, ठीक। तो 112 मीटर आ जाएगा, आप कर लीजिएगा। अगला दिया 1 किलो, एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय देता है, तो उसका लाभ क्या, 1 किलोग्राम, यानी मान लीजिए हम 1000 ग्राम की जगह 950 देता है, ठीक। तो कितना घपला किया दोस्तों, 50 का किया है, किस पे कर रहा है, तो देखिए इसी पे तो कर रहा है ही नहीं, तो 950 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, और बराबर 100 कर दीजिए, फिर आ जाएगा 5.5 सही 5/9%। अगला एक समकोणीय वृत्तीय बेलन की ऊंचाई है 21 सेंटीमीटर, इसका वक्रीय सतही क्षेत्रफल कितना है 924 है, इसका आयतन। इस तरह के क्वेश्चन में अगर फार्मूला पता है तब तो लगा पाएंगे। जैसे मैंने बताया था बेलन का क्षेत्रफल πr² h होता है, गोले का क्षेत्रफल 4/3 πr³ होता है। तो वैसे आपको पता होना चाहिए कि वृत्तीय बेलन का जो है सतही क्षेत्रफल यानी वक्रपृष्ठ की बात कर रहा है क्या होता है, तो मैं बता रहा हूँ वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का होता है 2πrh, ठीक।
अब देखिए एच होता है, तो आप क्या करिए इसमें आर का मान निकाल लीजिए। आर का निकालने के बाद पूरा मतलब जो है आपका काम हो जाएगा। अब आर का मान कैसे निकालें, ऊंचाई 21 दिया है, तो देखिए 2 7 बट्टे मतलब सॉरी 21 22/7 होता है ना, 22/7 और गुणे 21, और यहाँ एच निकालना ही है, 7 त्रिक 21। अब हम टोटल करेंगे तो एच का मान हमारा आ जाएगा, कितना आएगा दोस्तों, सॉरी आर का मान कितना आ जाएगा हमारा। यहाँ से अगर हम बात करें तो देखिए बात समझिए पहले हमारी सही से, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे। देखिए 2πr/h ये हमारा क्षेत्रफल है वक्रपृष्ठ का, और यहाँ दिया कितना है 924 रख दीजिए, तो 2 गुणे 22/7 हो जाएगा, होगा कि नहीं दोस्तों बताइए। आर का मान कितना दिया हुआ है, आर हमें ज्ञात ही करना है। यहाँ इसका आयतन, अभी आयतन निकालेंगे ना, तो हम उसका आयतन πr² होता है बेलन का, तो निकालना है, तो उसे देखिए यह 21 दिया हो बराबर 924 दिया है कि नहीं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे काटना शुरू करिए, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, हो जाएगी नहीं। अब ये 924 को क्या करेंगे, ये 3 संख्याओं से भाग देंगे। देखिए आर बराबर क्या होगा 924 2 गुणे 22 गुणे 3, ठीक। अब हम 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9 और 3 8 24। अब हम अगर इससे 22 से काटें तो 22 1 22 22 जो है 84 हो जाएगा, ठीक। आर का मान यहाँ दोस्तों 7 आ जाएगा, आर का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब जैसे 7 आ जाएगा तो इसका लिखेंगे फार्मूला क्या होता है πr² एच होता है कि नहीं। अब आर का मान 7 7 49 हो जाएगा, तो 22/7 गुणे 49, ठीक 49, और गुणे एच का मान 21 हो जाएगा, तो 7 21, यानी टोटल हम करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा 3234। करके देखिएगा, इतना मैं बता चुका हूँ दोस्तों। लिखा है 3 पुरुष 6 महिलाएं एक कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 2 पुरुष 8 महिलाएं 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि केवल 12 महिलाएं कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा दोस्तों, तो ये यहाँ पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। बहुत मतलब वो नहीं, जैसे 3 पुरुष प्लस 6 महिलाएं कार्य को कितना करते हैं तो वो जोड़ दीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, उसमें M1 D1 D2 M2 D2 वाला फार्मूला लगेगा, तो टोटल लगा लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन में, और आपका आ जाएगा 36 दिन में आंसर। और इसकी व्याख्या अगर देखना होगा तो मैं दे दूंगा, ठीक। 1-2 क्वेश्चन आप भी लगाइएगा दोस्तों, नहीं तो बहुत लंबी मतलब हो जाएगा सिस्टम। देखिए अभी हमारे कम से कम 50 क्वेश्चन बचे हैं, 52 मिनट हो गए। लिखा है श्वेता और संतोषी की आयु का अनुपात 9:4 है। ये 10 वर्ष पश्चात संतोषी की आयु श्वेता की आयु की जितनी होगी, तो श्वेता और संतोषी की आयु कितनी होगी। तो देखिए मान लीजिए यहाँ 9x हो जाएगा श्वेता की और 4x हो जाएगा संतोषी की। 10 वर्ष बाद क्या होगा, तो 10 वर्ष बाद होगा संतोषी की आयु यानी 10x ये हो जाएगा, और संतोषी की आयु वर्तमान आयु जितनी होगी तो 9x हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान 2 हो जाएगा, तो श्वेता की कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी, संतोषी की 8 हो जाएगी, ठीक। आगे बढ़ें, देखते हैं दोस्तों। देखिए अच्छा एक क्वेश्चन नीचे रहेगा क्या कोई, हाँ वही क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे ना, इस तरह का क्वेश्चन मैं उस दिन बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। लिखा है PQRSTUV एक तथा W एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द है, यानी एक वृत्ताकार मेज है, यहाँ पे इसके केंद्र की ओर मुख करके 8 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इसी क्रम में बैठे हैं जरूरी नहीं है। यहाँ यही लिखा है इसी क्रम में है, जरूरी नहीं या आवश्यक नहीं है। RT का निकटतम पड़ोसी है, R के दाएं तीसरे स्थान पर P बैठा है, V तथा S के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, WS का एक निकटतम पड़ोसी है। उसके बाद लिखा है T तथा U के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा W के दाएं तीसरे पर बैठा है। तो दोस्तों अगर इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो मैं कहो तो अगले दिन बताऊं, वरना चलो आज ही बता देता हूं। लेकिन देखिए बिल्कुल मतलब कुछ करना नहीं दोस्तों, जैसे पूछे इक्वेशन हमें बनाना है। देखिए मान लीजिए ये हमारा होगा, ठीक। इसमें कह रहा है R T का निकटतम पड़ोसी है, यानी अगर हम बात करें R यहाँ मान लीजिए और T का निकटतम पड़ोसी थोड़ा यहाँ पे करते हैं। देखिए R यहाँ मान लीजिए और T का निकटतम पड़ोसी यानी T यहाँ मान लीजिए। उसके बाद कह रहा है R के दाएं तीसरे स्थान पे P है, तो R के दायां कौन केंद्र की ओर है, तो R का दायां कौन सा होगा, सीधी सी बात है ये होगा। तो 1 2 3 यानी कौन सा है तीसरे पे कौन सा है P हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है V तथा S के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। अब देखिए बचे कितने, 1 2 3 4 5 हो गए, 6 7 8, ठीक। कह रहा है कि V तथा S के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, WS का निकटतम T तथा U के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, T और U के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, ठीक। अगर हम U को दोस्तों यहाँ रख दें 1 सेकंड के लिए, सॉरी यहाँ नहीं होगा, U को अगर देखिए
यू को अगर यहाँ रख दें नहीं हो सकता, इधर ही रखना पड़ेगा यू को। यहाँ रख दे तो टी के देखिए 1 2 3, हाँ ठीक है, यू को यहाँ नहीं, हमें कहाँ रखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए टी को यहाँ रखिए आप, आर को यहाँ रखिए, तब भी तो सही है। नहीं इस तरह नहीं, देखिए एक सेकेंड, इसे थोड़ा छोटा करें। देखिए ए केंद्र की ओर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 8 ही लोग तो हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिए, कह रहा है कि आर टी का निकटतम है, तो अगर हम मान के चले आर यहाँ है तो टी यहाँ हो जाएगा, मान लेते हैं, ठीक कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है आर के दाएं तीसरे पर पी है, तो आर के दाएं 1 2 3, तो तीसरे पर क्या है पी है, आर के दाएं तीसरे पर क्या है पी है। वी तथा यस के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, वी तथा यस के बीच में अगर हम बात करें तो केवल 3 व्यक्ति हैं। यस को यहाँ रख दीजिए, टी को वी को यहाँ रख दीजिए। उसके बाद कह रहा है डब्लू यस के निकटतम है, तो डब्लू यस का निकटतम है, यहाँ रख दीजिए। ठीक, फिर देखिए अंत में क्या कह रहा है, टी तथा यस के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो टी तथा यू के बीच में कितने व्यक्ति हैं 3 व्यक्ति हैं। तो बताइए दोस्तों कहाँ होगा, 3 व्यक्ति तो कहीं हमको नहीं नज़र आ रहा है ना, होनी चाहिए, 3 व्यक्ति की बात कर रहा तो नहीं नज़र आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, आर को हम जैसे यहाँ रखेंगे, देखिए बात को, आर को यहाँ रखेंगे, टी को यहाँ रखेंगे, तो आर के तीसरे पे चला जाएगा हमारा पी, चला आएगा, क्या आ जाएगा पी आ जाएगा। और वी और यस के बीच में 3 व्यक्ति होने चाहिए, वी तथा यस के बीच में 3 व्यक्ति होने चाहिए, 1 2 3, तो वी यहाँ कर दीजिए, यस यहाँ कर दीजिए। अब कह रहा है, ये क्या कह रहा है, वी तथा यस, सॉरी यस यहाँ कर दीजिए, ठीक, यस यहाँ हो जाएगा, डब्लू यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा डब्लू यहाँ कर दीजिए। और उसके बाद टी और कह रहा है यू के बीच में, तो यू यहाँ कर दीजिए। देखिए टी और यू के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 हो जाएगा, समझ में कि नहीं दोस्तों। तो इस तरह मतलब हमें पूरा ये करना है। उसके बाद जो जो क्वेश्चन पूछे हमें सेम टू सेम, देखिए मैं मानता हूँ एक बार में बन, जैसे उस दिन जो वीडियो बनाई थी मैंने एक ही बार में बन गया था, क्योंकि मैंने थोड़ा इधर उधर चेंज कर दिया था, आज थोड़ा अलग चेंज कर दिया ना, वही तो था नहीं सेम, तो थोड़ा मतलब कर दीजिएगा, लेकिन लग जाएगा इतना मुझे पता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होते, थोड़ा टाइम लगता है। देखिए यहाँ पूछा निम्नलिखित में से डब्लू के दाएं तीसरे पर कौन बैठा, तो दोस्तों वी बैठा था, क्या है वी है। अगला दिया, दी गई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित प्रकार से एक समान है तथा वे अपना एक समूह बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह में शामिल नहीं होता है। तो कौन सा शामिल नहीं है समूह में, तो देखिए दोस्तों इसमें कौन सा शामिल नहीं था, यूटी। अगला दिया है, दी गई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्यू के संबंध में सत्य नहीं, दिए गए सभी कथन सत्य हैं, ठीक, तो हाँ सही है। देखिए पी तथा यू दोनों क्यू के निकटतम है, आप देखिएगा क्यू के दाएं तीसरे पर बैठा, सही है। क्यू तथा आर के बीच केवल 3 व्यक्ति। दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करिए, ये क्वेश्चन सॉल्व पहले बना लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा, ठीक। और देखिए मानता हूँ कि मैं पूरा नहीं बताया हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, मैं मतलब टाइम को मैनेज नहीं कर पाया आज। रीज़न ये है, 1 घंटे में दोस्तों कैसे मैनेज करूँ, कितनी स्पीड में चलूँ, खुद ही बताइए। इतना क्वेश्चन सारे के सारे बताना पड़ता ना, तो ये दिक्कत हो जाती। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, हमें बनाना है श्रृंखला के अनुसार के क्यू #6 ये सब लिखा है। इसमें लिखा है, दी गई व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा दाईं ओर से 16वें तत्व के दाएं 9वें स्थान पर आता है। तो अब आपको दोस्तों ये करना पड़ेगा, जैसे दाईं ओर से, तो दायां कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, बायां ये हो जाएगा। कह रहा दाईं ओर से 16वें तत्व तथा बाईं ओर से 9वां, तो हमें देखना पड़ेगा, और देखने के बाद जब हम ये सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसमें हमारा आंसर नंबर ई आ जाएगा। हमारा कौन सा है, ई आएगा। तो आप करके देखिएगा दोस्तों, ठीक, क्या करके देखेंगे, नहीं देख लीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक। आगे बढ़े, अगला है 102 था ना इसमें दोस्तों, क्या था 102 में, हाँ ठीक है, ई आएगा। अगला दिया हुआ है कि यदि दी गई व्यवस्था में सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, यानी जितने भी प्रतीक हैं सब हटा दो, तो निम्नलिखित में से कौन सा यश के दाएं चौथे तत्व तथा यश के बाएं 5वें तत्व के रूप में निरूपित होगा। तो जितने भी मतलब जितने भी हैशटैग @ दिए हैं सब हटाओगे, उसके बाद आप गिनोगे जब यश के दाएं चौथे और जो है यश के बाएं 5वें स्थान पे, तो कौन सा अक्षर आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा एफ और जी आएगा। अगला दिया, दी गई, ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दी गई व्यवस्था में दाईं ओर से 10वें तत्व, बाईं ओर से 12वें तत्व के बीच कितनी हो जाएंगी, कितनी संख्याएं हैं, तो दोस्तों कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 2 संख्याएं हो जाएंगी। देखिए गोल फुटबॉल है, तो बास्केट क्या है, तो बास्केटबॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दिया, ऑफिशियल को हम ये लिखते हैं, तो लैंग्वेज को क्या लिखेंगे,
तो देखिए एक चीज़ आप जानते हैं, ओ से 15 से 17 हुआ यानी 2 जुड़ा, यफ 6 से कितना हुआ 8 हुआ, 6 से 8 हुआ यानी 2-2 ऐड हो रहे हैं। तो हम भी लैंग्वेज में क्या करेंगे 2-2 ऐड करेंगे। जैसे ही 2-2 ऐड करना शुरू करेंगे तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला दिए गए विकल्प से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे 12 छंग 72 तो 13 छंग 78, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे देखिए निम्नलिखित विषम शब्द कौन सा हो जाएगा। देखिए वाशिंगटन है, न्यूयॉर्क है, सिडनी है, लॉस। जैसे सिडनी जो है ये विसर्ग है दोस्तों, मतलब सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया का बंदरगाह है या ऑस्ट्रेलिया में है। बाकी सारे शहर कहाँ हैं, तो ये सारे अमेरिका में हैं। ठीक। अगला दिया हुआ है कि विषम अक्षर, जैसे WZFG, उसका UXOR। तो अब क्या करिए इसमें अगर हम बात करें, देखिए विषम शब्द तो W से Z हुआ, F से G हुआ, सॉरी F से G हुआ 6, मतलब इसमें कितना जुड़ा FG यानी एक ही जुड़ा। और जबकि इसमें कितना जुड़ा, इसमें 3 जुड़ा दोस्तों, इसमें 3 जुड़ा, इसमें 3 जुड़ा, तो ये एक ही क्यों जुड़ा, ऑप्शन नंबर बी अलग है। विषम संख्या चुनिए। अब इसमें जो है विषम संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कह दिया आपस में जोड़ना शुरू करिए। जैसे 2 + 3 + 7 + 8, समझ आया कि नहीं। जैसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 20 आ जाएगा। बाकी सब जोड़ेंगे तो देखिए 9 1 10 14 आ जाएगा। ये जोड़ेंगे तो 14, सब में 14 आएगा। आपस में जोड़ेंगे ये लेकिन अलग है, 20 हो जाएगा, तो ये अलग हो जाएगा। TUDENO, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका देखिए इसमें 10 जुड़ रहा है दोस्तों। T से D पे जा रहे हैं तो 10 जुड़ रहा है, और D से N पे जा रहे हैं तो 10 जुड़, इसमें यानी सब में क्या 10 जुड़ रहा है। तो अगला भी 10 जुड़ के आएगा तो यक्स आ जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ क्या है, कह रहा कि कोई स्त्री वोट नहीं दे सकती है, कुछ स्त्रियाँ राजनीतिज्ञ हैं, ये चीज़ कहा गया है। ठीक। हम बात करें तो अब देखिए इसमें क्या है, निष्कर्ष क्या है, कह रहा है पुरुष राजनीतिक वोट दे सकते हैं, कुछ राजनीतिक वोट दे सकते हैं। तो दोस्तों कोई और छोर नहीं है, वहाँ स्त्री की बात की गई है, इसका कोई नहीं सही है। ठीक। कथन निष्कर्ष में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्या दिया हुआ है, अगर दिनचर्या में सारे रिवाजों को शामिल कर लिया जाए तो यह किसी की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। मस्जिद में झुककर इबादत करना या ईश्वर के सामने सिर झुकाना यह सर्वोत्तम व्यायाम है, क्योंकि इसमें बैठना, झुकना, उठना और पीठ का झुकाव शामिल है। व्यायाम के लिए धर्म कई अवसर देता है। हर रोज़ केवल इन्हीं रिवाजों का अभ्यास कर लिया जाए तो ये किसी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों देखिए दोनों में से अगर आप देखेंगे, मतलब दोनों कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो अगर हम बात करें तो इसमें देखिए आपको दोनों मतलब जो है लागू कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक। सॉरी ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। आगे बढ़े। अब देखिए इसमें आकृति की बात की गई, दी गई आकृतियों में से उस उत्तर का चयन कीजिए जो आकृति इसमें समाहित हो। तो किसमें ये आकृति जो है समाहित है, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें अगर हम बात करें तो बी में समाहित मिलेगी, ये वाली मिलेगी। भले ही छोटी सी है लेकिन आपको दिखेगी, बाकी किसी में नहीं दिखेगी। अगला दिया है, ये आकृति किसमें होगी, 15 वाली। तो देखते हैं दोस्तों 15 वाली जो आकृति होगी दोस्तों ये इसमें हो जाएगी, ये ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगी। ये दिया भाई पति, देखिए कुछ भाई क्या होंगे, पति होंगे किसी के, कुछ पति भाई होंगे और बाकी तो सब पुरुष होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़े। अब देखिए पासा हमें पलटना है, एक के विपरीत पूछा है। तो देखिए यहाँ एक है, यहाँ एक है, हम इस तरह घुमाते हैं क्लॉकवाइज, घुमा दो तो देखिए 1 के 5 हो जाएंगे, सॉरी यहाँ से घुमाते हैं, यहाँ से तो 1 5 और देखिए इस तरह होगा 1 3 और 6 हो जाएगा, 1 उसके बाद हो जाएगा 5 उसके बाद 2, तो 6 के विपरीत 3 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 2, 1 के विपरीत तो बचा क्या 4, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक। अब देखिए फिर निष्कर्ष दिया, कोई पर्स कपड़ा नहीं है, सभी पर्स कपड़ा है, सॉरी कोई पर्स कपड़ा नहीं है, सभी पर्स चमड़ा है। ये जो है इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक। समझा कि नहीं दोस्तों, क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। हम कह रहे हैं कुछ चमड़ा कपड़ा नहीं है, कुछ चमड़ा कपड़ा है, क्या दिया हुआ कोई पर्स कपड़ा नहीं है, सभी पर्स चमड़ा है। ठीक। उसके बाद कह रहा है कुछ चमड़ा कपड़ा नहीं है, उसके बाद कुछ चमड़ा कपड़ा है, कुछ चमड़ा पर्स है। तो ये आप फिगर जब बना के सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसमें जो है 1 2 आपको नज़र आएगा सही, पहला और दूसरा सही नज़र आएगा। कुछ चमड़ा पर्स हैं ये जो है नज़र नहीं आया, क्योंकि सभी पर्स चमड़ा है ना, तो ये चीज़ है। आगे बढ़ें। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो दोस्तों इसमें कितने त्रिभुज हैं आप लोग इसका फार्मूला जानते होंगे तो करिएगा, 10 त्रिभुज हैं, नहीं देख लीजिएगा। अगला है 12 13, देखिए 12 का गुणा 13 में होगा तो ये आएगा, 15 का गुणा इसमें होगा तो ये आएगा, तो अब इसे भाग दीजिए, 14 1 14 14 1 14 यानी 11,
3 3 गुणे 3 इक्वल टू इतना होता है। तो देखिए इसमें क्या करना है, जो मतलब हमारा @ है उसी पर कुछ मतलब काम करना है। क्या काम करना है दोस्तों, तो उस पर काम ये करना है कि हम भाग दे दें। देखिए 3/3 कर दे, फिर गुणा 3 कर दे तो 3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं दोस्तों। 48/4 कर दे, गुणे 3 कर दे तो 12 चौक 48, 12 3 36 आ गया ना। तो 6 6 दूनी 12। कैसे 91 गुणे 13 नहीं 13 7 91 होता, 7 दूनी 14 तो 14 आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अब देखिए इसमें आप संख्या रख के देखिएगा दोस्तों अपने हिसाब से। इसका ऑप्शन में हो जाएगा सी हो जाएगा। कर लीजिएगा इस तरह क्वेश्चन। एक विशिष्ट वर्ण को VUTAAOSP लिखा जाता तो इस कोड को भाषा में शिपिंग को किस प्रकार लिखते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया। जो स्टब है ना, इतना उठाइए। तो देखिए इतने को अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए इस तरह किया गया है। इसके नीचे देखिए STUBBORN। ठीक, ये है। अब देखिए यहाँ VU ये U है, उसका T हो जाएगा। यहाँ देखिए A, यहाँ A। एक चीज़ देखिए B से A हुआ -1, B से A हुआ -1, हुआ कि नहीं। इसमें -1 हो गया और बाकी अब बचे क्या, तो जो इसमें बचा हुआ है देखिए आप क्या करिए। T से U हुआ, U देखिए यहाँ देखिए U से V हुआ, यहाँ S से T हुआ, यानी -1 हो रहा है। थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, ये जो है क्या होगा, ये भी प्लस होगा। समझा नहीं। तो यहाँ माइनस वही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो होगा। तो करके देखिएगा, इसमें आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए कंसोलिडेट में कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो वाई कहीं इसमें नज़र आ रहा नहीं, लेकिन साल्टी में आ रहा है, तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ठीक दोस्तों, देखिए बहुत बड़ा वो हो जाएगा तो आप लोग छोड़ के भागेंगे बाद में। बहाव नदी स्थिर क्या होगा, तो तालाब होता है स्थिर। अगला दिया राम का घर अर्पित के घर के दक्षिण में है। देखिए राम का घर क्या है, अर्पित के घर के कहाँ है, दक्षिण में। तो इसका मतलब है अर्पित का घर कहाँ होगा, उत्तर में होगा। सीधी सी बात है, हो जाएगी कि नहीं। उसके बाद कह रहा मनीष का घर अर्पित के घर के पूर्व में है, यानी मनीष का घर यहाँ हो जाएगा। तो राम का घर मनीष के घर से किस दिशा में होगा, यानी राम का घर पूछा तो इसका घर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम होगा। होगा कि नहीं दोस्तों, एकदम इजी क्वेश्चन है ना, ये हो जाएगा। अगला दिया प्रश्नवाचक में, तो देखिए यहाँ लिखा है, अगर हम बात करें थोड़ा ध्यान दीजिए, 3 चौक 12 लिखा है, 3 25 15 लिखा है, 6 चौको 24 लिखा है, 6 पंचे 30 लिखा है। यही चीज़ फॉलो करें। 3 सते 21, 7 दूनी 14। आगे बढ़ें। बेमेल शब्द का पहचान, जैसे ओरिजिनल है, मेमोरीज है, एराइजर है, यूनिवर्सिटी है। तो अब सीधी सी बात है, सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, मेमोराइज कितना कि सभी वोवेल से। देखिए यहाँ पे देखिए OAU सभी वोवेल से शुरू हो रहे हैं, जबकि ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, मेमोरी यम से शुरू हो रहा है। डिस्कवरी में दूसरे स्थान पर कौन आएगा दोस्तों, तो दूसरे स्थान पर ऑप्शन नंबर डी आएगा, डिस्ट्रॉयड। देखिए डी सब में है, ई सब में हटा दीजिए, यस ये सब में है तो हटा दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ ए है, उसके बाद यहाँ सी बचेगा। समझे कि नहीं। यानी अगर हम बात करें दूसरे स्थान पे, तो पहले पे चलो हम मान लेते हैं कि पहले पे दूसरे स्थान पे कौन आएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। करके देखिएगा, वही पैटर्न फॉलो करिएगा। अब देखिए E5 लिखा जाता है, टी को देखिए E5 है, टी 20 5 25 1 21 मतलब 26, टोटल 26 हो गया ना। तो वैसे टीचर को जब हम करेंगे, टी 20 हो जाएगा, E5 हो जाएगा, A1 हो जाएगा, C3 हो जाएगा, H8 हो जाएगा, E5 हो जाएगा, R18 हो जाएगा। तो हम टोटल जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 60 दोस्तों। लिखा है ये तो ऊषा नीसा से लंबी है, यानी जो हमारी ऊ है वो ना से लंबी है, यानी ऊ जो है नीसा से लंबी है। नीसा आशा से लंबी है, यानी आ यहाँ आ जाएगा। अलका जो है ऊषा से लंबी, यानी अलका यहाँ आ जाएगी, अलका आ जाएगी। हर्षा आशा से छोटी है, यानी आशा से छोटी हर्षा हो जाए, तो सबसे लंबी कौन हो जाएगी, अलका हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह करना होता है दोस्तों। ठीक, देखिए थोड़ा स्पीड में पकड़ लिया हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। और उसका रीज़न आपको साफ पता है कि वीडियो बहुत फिर लंबी हो जाएगी, कल से मैं मैनेज कर लूँगा अपने हिसाब से। लिखे DHLPTX। अब देखिए ये क्या है, कुछ नहीं दोस्तों, ये ऐड हो रहा है सब में। देखिए 4 4 4 4 ऐड हो रहा है, तो आप भी ऐड कर दीजिए 4, तो यहाँ आ जाएगा बी आ जाएगा। अगला दिया दी गई अंक श्रृंखला में अगला पद कौन सा, देखिए 4, यहाँ देखिए कितना जुड़ा, 4 6 8 जुड़ा ना, तो अब 10 जोड़ दिए 32 आ जाएगा। अगला दिया नीचे गई श्रृंखला में कितने 7 जिनके पहले के 2 अंकों का योग बाद के 2 अंकों के योग से अधिक है। तो ये दोस्तों आप ही करके देखिएगा तो ज़्यादा ही बेटर होगा। बाकी मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ठीक। देखिए जितने हार्ड क्वेश्चन वो तो मैं खुद ही करा दिया हूँ, अब 60 मतलब इजी बचे हैं तो आप लोग खुद कर लीजिएगा। लिखा है ए डी का भाई है, बी डी का पिता है, बी व सी बहनें हैं, तो सी ए का संबंध क्या हुआ? तो इसका संबंध भतीजी हुआ। ठीक, नहीं कर पाएंगे? ना कर पाए तो बताएं। देखो ए डी क्या है? भाई है ना। कह रहा है डी बी का पिता है, यानी जो डी है वो किसका पिता है? बी का है। और बी सी क्या है? बहनें हैं। बी सी क्या है? बहनें। तो सी का ए से क्या संबंध होगा? ये क्या होगा? भतीजी तो होगा। अगला दिया है ए ई एम आई एम बी एफ। देखिए ए बी सी अब डी आ जाएगा, आएगा कि नहीं? ऑप्शन नंबर मतलब इजी बहुत है कि नहीं। लिखा है यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग, भाग का गुणा का अर्थ भाग, तो निम्नलिखित में से अर्थ। अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे दोस्तों, कर लीजिएगा। बस यहाँ पे क्या करना, चेंज ही तो करना है। नीचे दिए वर्ग में ध्रुव का स्थान ऊपर से 8वां है, नीचे से 84वां है। यानी ऊपर से स्थान 8वां है, नीचे से 84वां, तो वर्ग में कुल कितने हैं? तो जोड़ दो, -1 कर दो। 92 - 1 91। ठीक, आगे बढ़ें। कूट भाषा में मंकी को यक्ष डी जे यम यन यल लिखा जाता है, तो टाइगर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए कुछ नहीं करना दोस्तों, सब में देखिए -1 हुआ है। अगर हम पीछे से देखें, देखिए यम 13 पे था, -1 11 होगा। 15 से ये मतलब 15 पे था, यहाँ 2 -1 हुआ, यहाँ क्या हो जाएगा? टाइगर ये लिखा जाता है, यक्ष को क्या लिखा जाएगा? मतलब अगर बात करें, देखिए इसमें क्या हुआ, हाँ सॉरी यहाँ से हो रहा है माइनस। देखिए ये से यहाँ माइनस हो रहा है, 25 से ये 24 हुआ। ई से देखिए डी पे आया, -1 हो जाएगा। के से जे पे आया, -1 होगा। के 11 है, जे 10 है, -1 हो रहा। तो अब हम पीछे से करेंगे दोस्तों। ये आर 18 पे है, 17 यानी क्यों हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1, केवल एक ही पहले ही सही हो जाएगा। अब देखिए 140 वाली जो आकृति है वो किस में है दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर डी में नजर आएगी आपको। ठीक, इसमें क्या होगी? डी वाली हो जाएगी। अगला दिए लीप वर्ष को छोड़कर किसी अन्य वर्ष में 28 फरवरी बुधवार को हो, तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा? तो देखिए 28/7 यानी 4, तो शेष कितना हो? अतः शेष प्राप्त नहीं हुआ, कट गया पूरी तरह से ना। शेष प्राप्त हुआ नहीं हुआ, क्योंकि भाई फरवरी के बाद 1 तारीख से शुरू होगा ना, तो 28 मार्च को क्या दिन होगा? सेम दिन हो जाएगा हमारा, बुधवार ही होगा, क्योंकि हमें शेष ही नहीं मिला कोई। पेंसिल रबर स्टेशनरी के संबंध को किस आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? तो देखिए एक तो सारे स्टेशनरी है और दोनों में क्या है? तो पेंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हो जाएगी नहीं, यानी स्टेशनरी पूरी हो जाएगी, इसमें पेंसिल और रबर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के दाईं ओर 5वां स्थान कौन सा होगा? आप देखिए ए बी सी डी लिखेंगे तो पी क्यू आर एस टी यू, तो इसके दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? यू आ जाएगा कि नहीं? ऑप्शन नंबर इस तरह बिल्कुल इजी है दोस्तों। अब देखिए शब्दकोश में पहला, दूसरा, तीसरा ये कैसे शुरुआत होगी? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करके देखिए, ये शुरू होगा पहले, फिर एम्ब्रेन आएगा, फिर जो है एम्बॉडी आएगा, फिर जो है एम्ब्रेस आएगा, फिर एम्बो दिया जाएगा। अगला कितने त्रिभुज 145 में? तो 145 में तो त्रिभुज की संख्या होगी दोस्तों, वो हो जाएगी 18। अब कैसे होगी इसकी ट्रिक आपको पता होगी तो लगा लीजिएगा, बाकी हम चलो किसी दिन ट्रिक अब देखेंगे, अगले कल से मैं बता दूंगा ट्रिक आपको। देखिए लिखा है 1 है, 2 है, 9 है, 4 है, यानी 1 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 36। ये किसी संकेत में इंडिया को ये लिखा जाता है, तो चाइना को क्या लिखा जाएगा? तो कैसे लिखा गया है ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए इंडिया को क्या लिखा जाता है, देखिए विपरीत है कि नहीं, एक ध्यान दीजिए, INDIA विपरीत है कि नहीं, ये बस देखिए, बस देखिए यहाँ आर है, यहाँ यम है, और उसके बाद यहाँ यन है, ये दोस्तों ठीक, ये यम है, और उसके बाद ये क्या है? डब्लू है, ये आर है, और ये जेड है। देखिए IR इंडियन रेलवे, यमन हो जाता मन, ड्यू डब्लू DW, IR हो जाएगा, फिर AZ हो जाएगा, विपरीत है ना। तो सी का क्या होगा? CX यानी X हो जाएगा। H हाई स्कूल यानी यस होना चाहिए, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 पुस्तक PQR यस मेज पर रखी हुई हैं। आर को क्यू के ऊपर रखा जाता है, यस को पी के नीचे रखा जाता है। आर सबसे ऊपर नहीं है, तो सबसे नीचे कौन सी पुस्तक होगी? तो देखिए कह रहा है PQR यस है, आर को क्यू के ऊपर रखा जाता है, आर ऊपर हो जाएगी, क्यू नीचे हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है यस को पी के नीचे रखा जाता है, यानी यस जो है वो पी के नीचे, यानी यहाँ यस हो जाएगी तो पी ऊपर हो जाएगी। और उसके बाद कह रहा है कि आर सबसे ऊपर नहीं, तो सबसे ऊपर आर नहीं है, सबसे नीचे कौन सी है? क्यों हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। समझ में आए? अब देखिए ADJ, देखिए 1 4 7 10 13 16, यानी 3 3 जो जुड़ रहे हैं, तो 3 3 जुड़ रहे हैं, 16 3 19 19 का मतलब यस।
अब देखिए अगला है बुध क्या है, ग्रह है, तो चंद्रमा क्या है, उपग्रह हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखिए 150 क्वेश्चन हो गए, मानता हूँ टाइम हो गया होगा, ज़्यादा हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कल से मैं अपना एक सिस्टम लेकर चलूँगा कि मैं सारा मतलब जो है एक लय में सारी चीज़ें हमारी हो जाएँ, तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिए। देखिए दोस्तों मैं पूरा कंप्लीट कराता हूँ, 150 के 150 क्वेश्चन मैं आपको टोटल कराया हूँ, ठीक, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं हूँ, वरना छोड़ता तो फिर मतलब जो है हो सकता है। देखिए एक इजी क्वेश्चन आपको कह दिया हूँ, सॉल्व कर लीजिएगा, वो भी रीजनिंग में कहा हूँ, बाकी मैथ तो सारे लगभग करा दिए, एक दो छोड़ दीजिए। तो दोस्तों आप लोग समझा करिए, थोड़ी प्रॉब्लम मेरी भी, बाकी मतलब कोई दिक्कत नहीं, कल से तो मान लो और अच्छे से सिस्टम चलेगा ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल दोस्तों, और आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।